अभी जैसे आप जो है, जैसे आप विपक्ष में हैं इसमें, और जब आपको कोई बात अपनी कहनी होती है, कुछ तो आप विधानसभा में कहते हैं, जो आज की करंट डेट पे मुख्यमंत्री जी हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तो उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप क्या पर्सनल उनसे अगर टाइम मांगते तो वो देते हैं आप लोगों को? मांगते भी नहीं, हमने कहीं मिलने की कोशिश भी नहीं करी। कानपुर में जब आते हैं, जब मिलने की कोशिश करी तो पुलिस बैठा देते हैं हमारे घर के बाहर को, कि जो व्यवस्था है इसको लेकर के किससे चलेगा धीरे धीरे। जैसे आपने कह दिया कद्दावर नेता, किसने बना दिया कद्दावर नेता? तो कद्दावर नेता बनाने तक का जो योगदान है पूरा अखिलेश जी को जाता है। नमस्कार, आज हम लोग कानपुर शहर में हैं और गपशप विद विनीत में आप सबका स्वागत है। कानपुर शहर में आज जो है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक माननीय श्री अमिताभ वाजपेयी जी हमारे साथ में हैं। अमिताभ जी, आपका स्वागत करते हैं। जानते हैं अंतर्मन में अमिताभ जी का अंतर्मन क्या कहता है आज की राजनीति के ऊपर। अमिताभ जी, शुरुआत करते हैं इस बात से। पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपकी शायद छात्र राजनीति की शुरुआत जो है एबीवीपी से हुई थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। तो एबीवीपी से समाजवादी पार्टी में कैसा आना हुआ आपका? अंतर्मन की बात आप पूछ रहे हो, सच बोलो? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सही है। जब कॉलेज की राजनीति करते थे तो उस समय कई ऐसे मुद्दे थे जिनसे भावनात्मक उफान, तो विद्यार्थी परिषद में हमारे कई मित्र थे, उनसे जुड़ गए हम लोग और विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीति की शुरुआत जी। लेकिन तभी 1995 के आसपास, 92 में मैं पहला इलेक्शन लड़ा हूँ कॉलेज का, 93 में लड़ा हूँ, और 95 के आसपास ही मुझे लगा कि इसमें तो झूठे लोग रहते हैं। अच्छा। जो ये कहते हैं वो करते नहीं। ये आदर्शवादी बातें तो करते हैं लेकिन इनके आचरण में आदर्श नहीं है। ये आपका कहना विद्यार्थी परिषद की उस जमाने की बात, 1995 की बात कर रहा हूँ मैं, इसको कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ, तब से मैं से दूर हो गया। और फिर 97 में तब तक कुछ हमारा जुड़ाव समाजवादी पार्टी से होना शुरू हुआ, उधर रुझान हुआ, और 97 से मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर धीरे धीरे आगे बढ़े। अखिलेश जी का उदय हुआ राजनीति में, तो जब अखिलेश जी को उदय हुआ तो हमारे ऐसे अनेक नौजवानों के लिए वो चुंबकीय तत्व बन गए। सभी लोग खिंचते ही चले गए उधर। उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनका विजन, जो युवाओं को जो मौका देने की जो व्यवस्था है, इसको लेकर के खिंचते चलेगा धीरे धीरे। जैसे आपने कह दिया कद्दावर नेता, किसने बना दिया कद्दावर नेता? तो कद्दावर नेता बनाने तक का जो योगदान है पूरा अखिलेश जी को जाता है। तो उन्होंने आज ये खड़ा कर दिया, और मुझे इस बात का बड़ा खुशी है कि मैंने सही मौके पर सही डिसीजन ले लिया। ईश्वर का मैं आभारी हूँ, क्योंकि मेरे साथ के और मेरे सीनियर जी जो लोग उस जमाने में छात्र राजनीति में थे, वो आज की राजनीति में कहीं प्रासंगिक नहीं हो पा रहे हैं, चूंकि उनका डिसीजन वो नहीं हो पाया जो डिसीजन हमारा हो गया जी। तो इसलिए मैं इसके लिए ईश्वर का आभारी हूँ। लेकिन अखिलेश जी का उदय, समाजवादी पार्टी में नौजवानों को मौका दिए जाने की व्यवस्था के तहत मैं समाजवादी पार्टी जुड़ा, और आज 25 साल समाजवादी पार्टी में देने के बाद आज मैं कह सकता हूँ पूरी तरीके से समाजवादी विचारों से ही होते हैं। आपने अपना विधायकी का पहला चुनाव सन 2017 में जीता था। जी, जीता 2017 बिल्कुल। और जिन्हें आपने हराया था वो भारतीय जनता पार्टी के भी, वो भी अपने आप में कद्दावर और पुराने राजनेता रहे हैं। तो ऐसा क्या था जिसने आपकी क्षेत्र की जनता को ट्रिगर करा, जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार ये जीत मेरी मुकम्मल हो पाई? वो ऐसा क्या रीजन रहा था? ये कैलकुलेशन है जी। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो ये कैलकुलेशन है। इसमें कोई मैंने कोई तीर मार दिया ऐसा नहीं है। जो क्षेत्र का चयन है वो भी इसी आधार पे था कि कैलकुलेशन वहाँ की ठीक दिख रही थी। मैं पहला इलेक्शन 2007 में लड़ा था चौबेपुर से, फिर मैं तैयारी करता था बिठूर क्षेत्र से, लेकिन मैं लड़ा आगे आर नगर क्षेत्र से। सच्चाई ये है कि जो आर नगर क्षेत्र का जो कैलकुलेशन था वो बीजेपी वोट वर्सेस नॉन बीजेपी वोट। ओके। कैलकुलेशन में नॉन बीजेपी वोट हमेशा से ज्यादा था आर नगर, हमेशा से। ऐसा नहीं मैंने कर दिया, वो ज्यादा था ही हमेशा से। मेरे आ जाने से जो हमारे नौजवानों की टीम है उसने इस प्रकार से काम किया कि जितना भी नॉन बीजेपी वोट था उसको उन्होंने जोड़ के एक मंच पे खड़ा कर दिया। तो जब वो एक मंच पे खड़ा हो गया और रिजल्ट मिल गया, तब से वो वोट मजबूत हो गया। लेकिन आर नगर विधानसभा में मेरी कोई टैक्टिक्स नहीं है, बस इतना ही है कि जो नॉन बीजेपी वोटर है, जो आज भी सेकुलर है और गलत मुद्दों पर वोट करता है, वो उसकी संख्या भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं से ज्यादा है। यदि आप 2012 के चुनाव के आंकड़े देखेंगे, 2012 का चुनाव पहला विधानसभा का चुनाव था नए क्षेत्र बनने के बाद, परिस्थिति पहला चुनाव 2012 का था, और 2012 के आंकड़े उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आर नगर विधानसभा क्षेत्र भाजपा का कभी था ही नहीं। ये क्षेत्र हमेशा से गैर भाजपाई था, लेकिन क्योंकि गैर भाजपाई वोटों का बंटवारा होने के नाते भारतीय जनता पार्टी जीत जाती थी। अब हम लोग आ जाने से और काम करने से क्षेत्र में वोटों का बंटवारा नहीं हो रहा है, इसलिए गैर भाजपाई विधायक ही वहां से होता रहेगा। आपने एक शब्द इस्तेमाल करा, सेकुलरिज्म।
तो सेक्युलरिज्म को किस पैमाने पे तौलते हैं? अब होता क्या है एक्चुअली सेक्युलरिज्म? ये बहुत शब्द आपने राजनीति में सुना होगा, सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म, ये है क्या? इसकी परिभाषा क्या है? जो सेकुलर नहीं है वो खुद तो वो कम्युनल है, लेकिन जो कम्युनल में किसी एक धर्म की बात करते हैं, किसी एक धर्म, वो कम्युनल है और वो सेकुलरिज्म का मजाक उड़ाते हैं। आसान नहीं है सेकुलर होना। सब धर्मों के लिए मन में बराबर का सम्मान होना, सबके प्रति प्यार होना, ये आसान बात नहीं है, लेकिन यही सेकुलरिज्म। भले ही हम अपने घर में जो पूजन करते हैं वो अपनी मान्यताओं के अनुसार, जो मेरे बुजुर्गों ने बताया, मेरे माता पिता ने बताया, उसके अनुसार करते हैं, जो हमने देखा अपने परिवार में उसके अनुसार करते हैं। लेकिन किसी की भी पूजा पद्धति से हमें कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि सबका उतना ही सम्मान करते हैं जितना अपनी पूजा पद्धति करते हैं। सबकी मान्यता ईश्वर के विषय में अलग अलग हो सकती है। इसी गहराई में अगर जाऊंगा तो वो दर्शन शास्त्र का विषय हो जाएगा जी। कि ईश्वर को क्या मानते हैं, ईश्वर किस स्वरूप को मानते हैं, इसमें तो गहराई में जाने में बहुत विचलन हो जाएगा मूल विषय से। लेकिन जो सेकुलर की बात आपने कही, तो मैं समझता हूँ कि अपने जो पूजा पद्धति, अपने धर्म, अपनी भावनाओं का को मानना, लेकिन सभी की भावनाओं का बराबर से सम्मान करना, दिल से एहतराम करना, यही सेकुलरिज्म है और यही रास्ता है जो प्यार और भाईचारे रास्ते पर आगे ले जा सकता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन जब हम कभी मीडिया में देखते हैं या जहां पर हमारी इन सब चीजों को, राजनीतिक चर्चाएं जहां पर होती हैं, वहां पर ऐसा क्यों है कि ये चीज आउटकम होकर के आती है कि नहीं, समाजवादी पार्टी किसी एक धर्म विशेष को ही ज्यादा महत्व देती है? ये क्या ऐसी भूमिका बनाई गई है या ये फिर जो है? देख लो ना, अब रेशियो देख लो, आबादी के रेशियो से अगर कुछ ज्यादा हो तो बताओ, समाजवादी पार्टी सबको साथ ले सकती है। आज बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिनको दूसरे लोग हेट्रेड की निगाह से देखते हैं, जबकि हम भारत देश के नागरिक हैं, भारत में पैदा हुए, पीढ़ियों से भारत में रहते हैं, भारत को अपना देश कहते हैं, लेकिन उनके मन में लगता है कि हमारा ये उनका देश है ही नहीं, हमारा देश है। तो इस तरह के जो नफरत की भावना है, इससे बचने के लिए ही ये सेकुलर रास्ता है। समाजवादी पार्टी सबको सम्मान देती है। अभी किसी ईसाई भाई के यहाँ कोई अगर 150 आदमी इकट्ठा हो जाए और वो प्रार्थना करने लग जाए, तुरंत पहुंच जाएंगे हुड़दंगी वाले और बवाल काटने लगेंगे। आप अक्सर अखबारों पढ़ते होंगे, ये क्या है? या कोई अभी सिख समाज के लोगों को कुछ मसला था तो एक ने कह दिया कि तुम्हें खालिस्तान भेज देंगे। कहाँ है खालिस्तान? या किसी मुस्लिम भाई को कह देते हैं तुम पाकिस्तान चले जाओ। ये क्या है? ये क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या आपको कोई स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं क्या? तो ये यही जो भावना है, यही नफरत पैदा कर रही है। इसी ने हम लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से भी रोका है। सेकुलर का रास्ता कठिन जरूर है, पर उन्नति के रास्ते पर यही ले जा सकता है। अगर हम कानपुर शहर की बात करें, आपके अपने क्षेत्र में जब आप विधायक नहीं थे, तो ऐसी क्या चीज थी जो आपको लगती थी कि यार मुझे अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे वहां पर ये पर्टिकुलर चेंज करना है, इसकी कमी दिखती है? वो क्या ऐसा लगता है कि आज आप पुनः दोबारा चुनाव जीत करके आए, विधायक बने, तो आपको लगता है कि हाँ ये चीज ऐसी है जो कहीं ना कहीं मेरे मन में रहती थी और मैंने इसका डेवलपमेंट करा है? इसमें दो तरह की चीजें, एक इमोशनल ग्राउंड है और एक प्रैक्टिकल ग्राउंड। जी। अगर इमोशनल ग्राउंड पर कहें, जो पहले जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में होते थे वो बहुत रीच से बाहर थे जनता की, लोग ढूंढना चाह के ढूंढ नहीं पाते थे। 17 वार्ड है हमारी विधानसभा में जी। और वो केवल 8-9 वार्ड में जाते थे, बाकी वार्डों में कभी वो गए ही नहीं, कभी जाते ही नहीं। तो उनको अपना क्षेत्र मानते ही नहीं थे, क्योंकि कम्युनल ब्रीड थी, तो वो जाते ही नहीं थे, तो आउट ऑफ रीच थे। तो मेरे मन में आता था कि हम अगर कभी विधायक होंगे तो हम पब्लिक की रीच में रहेंगे, लोगों को हमसे मिलना कभी कठिन नहीं दिखाई पड़ेगा। तो मैंने पहले उसको आसान किया। इसका मेरा रिकॉर्ड अगर चेक करेंगे तो मेरा दूसरा टर्म चल रहा है। मैं सुबह घर पे मिलता हूँ जी, पर डे ओपन। आप आए होंगे तो आपको किसी ने पूछा नहीं होगा, जी बिल्कुल बुला होगा, बैठ जाइए। तो और शाम को मैं पब्लिक से मिलने के लिए आसान हो, क्योंकि मेरे घर तक आने का किराया भी खर्च ना हो, तो मैं कचहरी के पास एक ऑफिस बनाया हुआ, मैं वहाँ 2 घंटे पर डे बैठ 4 से 6 कोई चिट्ठी लिखानी हो, किसी को मेरे पास ढूंढना ना पड़े, और कोई भी चला आवे, ओपन बैठता हूँ। वहाँ भी कोई नहीं मिलेगा जो पूछे किससे मिलना है, क्यों मिलना, सीधे हमसे बात हो। तो इसको दूसरा जो डेवलपमेंटल इश्यूज है उन पे मौके पे जा करके चेक करता हूँ खुद अपनी टीम के माध्यम से। और जितने भी इन्विटेशंस और सूचनाएं होती हैं, सुख के कार्यक्रम, दुख के कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, सब में पहुंचने की कोशिश करता हूँ। मेरा जो परफॉर्मेंस रेशियो है वो लगभग 98% है। कॉल रिसीव करना भी, मैं सारी कॉल्स अपने खुद रिसीव करता हूँ, और जो नहीं रिसीव कर उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो ये जो मैंने अवेलेबिलिटी का क्वेश्चन था, जो डिस्टेंस बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव एंड पब्लिक था, उसको मैंने बहुत घटा दिया है। भले कई बार मुझसे दूसरे पार्टी के विधायक बोले ऐसा क्यों करते हो, प्रधानी टाइप विधायक क्यों चलाते हो। तो लेकिन मैंने जो मेरा सपना था कि हमारे लोग हमसे दूरी महसूस ना करें, उसको हमने कर दिया। अब प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे अगर आएंगे तो जो इश्यूज है, सबसे बड़ी समस्या पानी की जी। आज भी पेयजल समस्या है जी। तो उसको मैंने टारगेट बनाया, पेयजल को फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड सीवर को, फिर तीसरा पार्कों को, सड़कों को, मैंने प्रायोरिटी वाइज डिसाइड किया। कुछ एजुकेशन में, कुछ हेल्थ में काम कर सके,
इसको ठीक है, मैं विपक्ष में रहा, कुछ जो सरकार का वो सहयोग नहीं मिला जो मिल जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे खुशी कि मैंने इस पर अच्छा एफर्ट किया। मैंने पेयजल की लगभग 80% समस्या अपने क्षेत्र में सॉल्व कर दी है, और जो थोड़ी बची है मतलब विद इन 1 ईयर और मैक्सिमम 2 ईयर्स, अब बजट का कोई नहीं हुआ तो 1 साल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम 2 साल में पेयजल की नाम की समस्या जो है इसको मैं अपने क्षेत्र से इरेडिकेट कर दूँ। अभी जो फोन में शुरू में आते 2017 में 2018 में आते थे जिस प्रकार के कॉल्स पानी को लेकर के, उस तरह कॉल्स अब मेरे पास नहीं आती है। तो ठीक किस एरिया से आई, किस बात को लेकर आई, मैं समझ जाता हूँ यहाँ पर ये प्रॉब्लम इसको भी होना है, या कभी तो फॉल्ट आ सकती है। तो पेयजल को मैंने काम किया इस पर, और उसको मैंने ऐसी जगहों पर पानी पहुंचा दिया है जहाँ कभी उन लोगों ने कल्पना भी नहीं करी। शहर के सेंटर में होने के बावजूद कभी ना पानी पहुंचा तो लोग उम्मीद करते। सिमिलरली रिसीवर, अगर आप बरसात में के मौसम में कभी अखबारों कटिंग उठा के देखेंगे तो उसमें मैं समझता हूँ आर विधानसभा क्षेत्र की कटिंग्स आपको मुश्किल से मिलेगी जी, क्योंकि उसको मैं खुद मॉनिटर करता हूँ, सारी चीज नाला सफाई से लेके सारी चीजें, और सीवर लाइनों को हमने बहुत ठीक किया। थोड़ा बचा उसमें मैं काम कर रहा हूँ। पार्क साहब मेरे क्षेत्र में गंदा पार्क ढूंढ के दिखाइए आपको, सबसे गंदा पार्क अम्बेडकर पार्क था, फूल वाली गली का, गड़िया पार्क था पुली बाजार का, आप देख करके आइए, बच्चे उसमें किलकारियां भर रहे होंगे। तो क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप विपक्ष में होने के कारण शासन और प्रशासन का साथ आपको उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए? बहुत सारा, क्योंकि सरकार हेटेड गवर्नमेंट है ना, ये तो हेटेड गवर्नमेंट है। इसका तो जब नहीं, हेटेड गवर्नमेंट इन व्हाट टर्म्स आपके अंदर ये पर्टिकुलर क्या? टिके इस पर है ना, उनको कैसे भी हेटेड पैदा कर, तो हर चीज में हेटेड करते हैं, हम लोगों से भी करते हैं। अब एक धनकुट्टी अस्पताल का इशू, जी बताइए। मैं 2017 उठा रहा हूँ, 5 साल लग गए मुझको विधानसभा कार्रवाई करते 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 आखिर उसको पुरानी जर्जर बिल्डिंग गिरवा पाया, और उसमें मेयर साहिबान नगर निगम के हाउस में कहा कि आपने मेरी मर्जी की बिल्डिंग गिरवा दी। अरे भाई गिरवाई तो आपने, नगर निगम ने तो लिखा कि जर्जर है, गिरा हुआ है, उसको गिराना नगर निगम ने गिराई, मैंने थोड़ा गिरा दी। और उसको बनवाना चाहता था, नहीं परमिशन दी तो नहीं परमिशन दी, मैंने कितनी अनुमति मांगी, मैंने बजट मत दीजिए, बजट मैं दे दूंगा, विधायक निधि दे दूंगा, लेकिन नहीं दिया तो नहीं दिए। तो ये हेटेड तो है ये, और वो तो हिंदू इलाके में थी, क्यों नहीं कर दिया? अस्पताल बनाना चाहता था मैं, अभी बनाना चाहता हूँ। जैसे ही मैं सोचता हूँ नगर निगम का निजाम बदल जाए, थोड़ा पॉजिटिव कोई व्यक्ति बैठ जाए तो उसको बनाया जाए। पॉजिटिविटी पार्टी के हिसाब से या फिर व्यक्ति के हिसाब से? जफरीन में मैंने, जफरीन हॉस्पिटल है जो जच्चा बच्चा का सबसे बड़ा अस्पताल का 200 बेड का है, और उसमें कोई आईसीयू नहीं। नवजात बच्चा पैदा हुआ, उसको परेशानी है, उसको तुरंत हेलेट भेजते हैं। हेलेट में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं लगा रहा 3 साल लग के जैसे तैसे मैं बिल्डिंग बनवा ले गया, फिर 1 साल लगा मशीनें लगवा ले गया, उसके बाद भी 8-9 महीने हो गए, अभी डॉक्टर्स पोस्ट नहीं करा था, एक भी डॉक्टर पोस्ट नहीं किया। क्या है ये? जब आपकी बिल्डिंग बन गई है, मशीन लगी, डॉक्टर पोस्ट नहीं हो पा रहे। तो मैंने हेलेट में बात करी तो वहाँ के छोटी बोले अगर मुझको स्टाफ मिल जाए, इनका ही स्टाफ, तो उसको ट्रेंड कर दूँ। अगर मुझे नर्सेस मिल जाए तो मैं उन्हीं को ट्रेंड कर दूंगा कि वो बच्चों को बचा ले जाएंगे। नहीं हो पा रहा। क्या इसका एक रीजन ये भी है कि नौकरियां उस प्रकार से नहीं आ रही, इस प्रकार से आनी चाहिए? मैं कुछ नहीं मांग रहा, ट्रेनिंग दे सकते हो, इसमें तो कोई कॉस्ट नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ट्रेनिंग भी नहीं है, लोग अवेलेबल है, दे नहीं रहे ना, वो स्टाफ नहीं दे रहे, एक भी स्टाफ नहीं किया। मैंने उससे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से बात करी डॉक्टर्स पोस्ट करने के लिए, उसमें नियोनेटल पीडियाट्रिशियन चाहिए, 10 चाहिए। बोले मेरे पास पूरे स्टेट में एक भी है ही नहीं। बताइए हम कहाँ खड़े हैं? अभी तक पूरे स्टेट में एक भी है ही नहीं। वो स्वास्थ्य मंत्री छापा मारते हैं, ऐसा लगा कि बिल्कुल क्रांति आ जाएगी, सारे अस्पताल ठीक हो जाएंगे, खुद ही घर बैठ गए। तो अब वो भूल गई। मैं ये चाहूंगा कि विधायक जी की इस बात पे सरकार ध्यान दे, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर ये बात जेन्युइनली है जिस तरीके से विधायक जी कह रहे हैं, तो सरकार को इस बात का जो है कहीं ना कहीं निदान करना चाहिए, क्योंकि समस्याएं अगर सॉल्व नहीं होंगी, पक्ष और विपक्ष को तय नहीं करना चाहिए कि कौन हमारा व्यक्ति है और कौन नहीं है। हम सभी कहीं ना कहीं जनता के लिए हैं, और अगर कोई व्यक्ति जो हमारे विपक्ष में है सही सलाह दे रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। मैं अभी जी जो आपने क्वेश्चन पूछा था उससे पूछा था कि जो बदलाव कहलाना है जी, मैंने भी हेल्थ सेक्टर की बात बताई, आपको पानी की बताई, सीवर की बताई। स्कूल्स में एक स्कूल मेरे क्षेत्र में फैजियाब स्कूल बहुत अच्छा काम करता है, गरीब बच्चों को पढ़ाता है, और 3000 बच्चे। मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया, उसमें लाइब्रेरी बनवाई, उसमें कंप्यूटर्स दिए, उसको सोलर पैनल्स लगवा दी ताकि उनका मैंने खर्चा बचे। मैंने शर्त लगाई कि इससे आप गरीब बच्चों की फीस भरेंगे, उनको पढ़ाएंगे। एक सरकारी स्कूल है लालमंडी में जी, मैं गया, उसको मुझे उसके टीचर्स का अच्छा लगा, जो तरीका था बच्चों को पढ़ाने का मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उनको कंप्यूटर्स दिए। सरकारी स्कूल में उनका सब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, उसको मैं मॉडर्न स्कूल बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि उस पर काम कर रहे हैं। हमने IMA के ब्लड बैंक में अपनी विधायक पैसा दिया। अच्छा। उसमें मैं हर साल कैंप भी लगवाता हूँ, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाता हूँ, ताकि मेरे पास कोई अगर मरीज भी आ जाए, उसको ब्लड की आवश्यकता हो तो उस जगह से उसको मिल जाए। और डोनर भी कहीं ना लाना, पर डोनर मेरे जो साथी हैं, मेरे नौजवान हैं, उनका डोनेट कर रहा है, वो मेरे पास ऑलरेडी रहता है। तो हम लोग इस तरीके से हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, जो पब्लिक इशूज है उन पर सारा काम कर रहे हैं। जब सरकार में थे
तो ये जो जाम का इम्पोर्टेंट इशू है शहर का सबसे बड़ा, उस पर उन्होंने कहा कि मेट्रो जो आप देख रहे हैं, ये तो हम 2016 में इसका डीपीआर हमने पास करके शिलान्यास किया था। ये अफसोस है कि 2022 हो गया, ये चालू नहीं कर पाए, नहीं सेक्टर से आगे हम लोग रहे होते शायद पूरे शहर में चल गई होती अब तक। जो ITMS है, जो लाल हरी बत्ती आप देख रहे हैं चौराहों पर, ये हम लोग लाए थे, तो ये भी लोग उस तरह से नहीं ऑपरेट कर पा रहे जिससे करना चाहिए था। तो जाम को रेगुलेट करना हम चाहते थे, पानी को ठीक करना चाहते थे, सीवर ठीक करना चाहते थे, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर ठीक है, हम चूंकि केवल MLA हैं तो हम बहुत नहीं, लेकिन फिर भी जो मेरा विजन है, जो मेरी सोच है, उसको हम मौके पे उतार के लोगों को बताना चाहते हैं इस तरह से काम को करना चाहिए। कानपुर मेट्रो का आपने जिक्र करा, एक प्रश्न जो मुझे मेरे दिमाग में अक्सर आता है कि ये जो रूट डिसाइड हुआ कानपुर मेट्रो का, और सबसे पहला रूट जो चालू हुआ वो मेरे ख्याल से IIT कैंपस वाला था, लेकिन अगर हम कानपुर शहर की जनसंख्या और आवागमन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक इन हाउस आता है वो आता है रामा देवी क्षेत्र से। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो वर्कर क्लास है वो रामा देवी की तरफ से शहर के अंदर ज्यादा पोरिंग होता है और घंटाघर की तरफ से। तो IIT को पहला जो है प्राथमिकता देने का क्या रीजन रहा होगा? शुरू करने का सिरा है वो, ये सही, जो पहले सिटी बस चलती थी वो भी IIT से रामा देवी, ये मंदना से आखिरी बस जो बची यूपी बस सेवा में वो 2 नंबर बस बची, मंदना से रामा देवी चलती थी। तो मुझे भी लगता है कि रामा देवी तक का रूट इसमें लिया जाना चाहिए। जो ये DPR है इसमें भी ये मोती झील तक का नहीं, मोती झील चालू कर पाएंगे, ये बड़ा चौराहे से होकर के और नयागंज घंटाघर से होते हुए ये नौबस्ता तक जाएगी जी, तो पहला फेज है। तो अगर नौबस्ता तक पूरा चल जाएगी तो इसका कोई असर दिखाई पड़ेगा। अभी जो चल रहा है केवल वो फॉर्मेलिटी चल रहा है, उसमें कुछ लोड नहीं है, लेकिन अवस्था तक चल जाएगा तो कुछ उसका असर दिखेगा। फिर एक क्रॉस तो डालना ही पड़ेगा जो रामा देवी कनेक्ट करे, ऐसा क्रॉस डालना ही पड़ेगा। अब जो 6 साल 7 साल हो गए, 6-7 साल वो 8 किलोमीटर चला पाए हैं। अगर कोई गवर्नमेंट विजनरी होती जिसका लक्ष्य होता है इसको चलाने का, तो उसने ज़्यादा चला लिया होता। 7 साल बहुत होते, अब तो मेट्रो काम पूरा हो जाना चाहिए था। तो सरकार का विजन नहीं है, प्लस उनके मन में ये रहा कि ये समाजवादी पार्टी को उसका क्रेडिट मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने नहीं करना चाहा। तो जब चुनाव आया तो दबाव बना, तो दबाव उन्होंने थोड़ा बहुत चला के फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। पर ये चलो कितना भी देर करो, चालू तो करना ही पड़ेगा। जब ये चालू होगा तो शायद कुछ सड़कों पर लोड कम होगा और लोग इसका पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करेंगे, तभी जाम कम हो सकता है। तो मतलब आपके अनुसार ये है कि कहीं ना कहीं इस राजनीतिक प्रभाव या दुष्प्रभाव कहें, इसका असर जनता को उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जो अब ये सरकार बदलने पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए। जैसे हमारा लोहिया बोटेनिकल गार्डन था, हम बना रहे थे, अधूरा पड़ा हुआ था, नहीं छुआ 6 साल। अब 6 साल उसका एक हिस्सा खाली बोट क्लब वो शुरू कर रहा है। जब बढ़िया चीज थी तो बोट क्लब अच्छा लग रहा है, पूरा पूरा प्रोजेक्ट देख लेते, पूरा प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगता है। ये नई मार्केट हम लोगों ने मल्टी लेवल पार्किंग लाए थे, इन्होंने उसको आज तक कनेक्ट नहीं किया, खाली कनेक्ट करना रह गया था। नई मार्केट हमने बना दी थी, मल्टी लेवल पार्किंग हमने बना दी थी, उन दोनों का आपस जोड़ना रह गया था केवल, या तो ऊपर से या नीचे से, नहीं जोड़ा आज तक, इसलिए उसका उपयोग नहीं हो पा रहा। गाड़ियां फिर नई मार्केट के अंदर खड़ी होने लगी। तो जो हमारे लाइव प्रोजेक्ट्स थे उनको पॉजिटिविटी लेना चाहिए था, उनमें जो कमियां रह गई उनको दूर कर लेना चाहिए था, लेकिन वो सरकार ने पहले सारे काम ठप कर दिए। और जब 5 साल में उनका कोई खुद का विजन नहीं निकल के आया, वो अपना कोई विजन डेवलप नहीं कर पाए, तो आखिर में मजबूरी में वो समाजवादियों का जो विजन था उसी को उठा के रिपेयर करके उसको अपना विजन बना करके ये लॉन्चिंग कर रहा है। अच्छा, इतने सारी चीजें आपने पॉजिटिव बताई हैं, मुझे जानना ये चीज है कि अगर इतने सारे पॉजिटिव रीजंस थे तो अखिलेश जी के चुनाव हारने के पीछे क्या रीजन रहा? वो तो बात हो चुकी ना पहले, कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म बात हो चुकी, सेकुलरिज्म तो हो चुकी बात हमारी। नहीं, ज्यादातर जो मतदाता हैं क्या वो सभी कट्टर हैं? नहीं, भर दिया ना। इसमें आपका मीडिया का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ऐसा पिक्चर बनाया बिल्कुल ये धर्म खतरे में पड़ जाएगा, और कोई धर्म बढ़ जाएगा, दूसरा धर्म भाग जाएगा, जाने क्या क्या बना दिया। हर चीज का दोष मीडिया को क्यों दिया जाता है? नहीं, क्योंकि मैनेज हो गया ना, मीडिया मैनेज हो गया। अगर हम अब आपका चैनल तो पता नहीं, अभी आप तो नौजवान दिखते हैं, लेकिन जो चैनल्स बड़े उनके मालिकों का नाम नोट कर लीजिए, और वो कौन लोग हैं, किसको लाभ पहुंच रहा है, उसको देख लीजिए, तो उसको कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी अगर मैं खुद कानपुर शहर का रहने वाला हूँ, अपना सेकुलर मिजाज बनाए रखने के लिए मैं एक उपाय करता हूँ जी, आप लोग भी करना जी। मैं कोई चैनल न्यूज डिबेट नहीं देखता हूँ। आप मत देखिए, जब तक नहीं देखेंगे आपकी मानसिकता शुद्ध साफ बनी रहेगी। अगर इसमें पड़ गए तो फिर आप भी कीचड़ में कूद जाएंगे, आपको दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। एक बहुत छोटी सी चीज जो मैं जानता हूँ, एक होता है कि धर्म परायण होना और एक होता है धर्म निरपेक्ष होना, इसके बीच में बड़ी थिन लाइन है। तो दोनों अलग बातें। व्यक्ति का धर्म परायण होना, धर्म क्या है? मेरी अपने धर्म में आस्था, ये मेरी धर्म परायणता है। धर्म कहता है? धर्म निरपेक्षता ये कहती है कि मुझे किसी दूसरे को धर्म को, आपका धर्म कहता क्या है? मेरा धर्म कहता है कि अपनी जीविका और अपने जो अपनी विचारधारा है, जो अपनी परंपरा है, उसको फॉलो करिए, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए, वही मेरा धर्म है। आपका धर्म अन्याय करने को कहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहता, इसीलिए मैंने कहा। क्या आपका धर्म किसी का पैसा छीनने को कहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहता। आपका धर्म किसी कष्ट देने को कहता है? बिल्कुल नहीं कहता। धर्म कहता है? कोई धर्म नहीं कहता।
इसीलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूं कि ये धर्म प्रायता अपना धर्म प्रायता जो धर्म में कहा गया है, जीवन जीने का सलीका है, तो यही सनातन धर्म सिखाता है। हर धर्म सिखाता है। एग्जैक्टली मैं मानता हूं, मैंने इसीलिए नहीं, मैं यही चीज जानना चाह रहा हूं कि होता क्या है कि जब आप अगर अपने धर्म की बात, सिर्फ अपने धर्म की बात करें, और मैं सभी धर्मों के लिए कह रहा हूं, इस बात को समझिएगा जो मैं कह रहा हूं, जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपने धर्म की बात करता है तो उसे कट्टर क्यों मान लिया जाता है? अब इसमें मुस्लिम भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है। उसे बुराई क्यों करो? हाँ, बुराई नहीं करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अपने धर्म को अगर प्राथमिकता देता है, अपना धर्म जो पद्धति, जो आप पूजा पद्धति फॉलो करते हैं, किसी जगह जन्म लिया आपने, आपका जन्म यहाँ नहीं कहीं और हो गया होता तब तो उस परंपरा को फॉलो करते, तो इसकी बुराई करने लगते क्या? नहीं, मैंने यही चीज कहा, तो बुराई नहीं करना है दूसरे की। बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज है। में रास्ता एक ही है कि अन्याय या मैनेजमेंट मनी जब ये आ गया तब चेंज हुआ है ना, उसके पहले चेंज नहीं हुआ था ना। ये तो 2014 चेंज हुआ है। नहीं, उसके पहले भी माननीय जो मैनेजमेंट आ गया, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, वो भी चुनाव हारे थे। तो हारते हैं सबको, अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे। हाँ बिल्कुल हारे थे। इसका कोई इशू थोड़ी ना है, चुनाव जीतना हारना इशू नहीं है। नहीं एग्जैक्टली, इस तरह का भाव नहीं था जब अटल जी सरकार थी, तभी इस तरह का भाव नहीं था। नहीं था जो आज है भाव। ठीक है भाई राम मंदिर का लहर सन 90 में चल गई, तब भी ये भाव नहीं था जो आज है भाव, क्योंकि ये मीडिया का अब देखिए राम मंदिर का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं प्रश्न करूंगा तो फिर वो कोई दिक्कत अलग डायरेक्शन में जाएगा। दिक्कत नहीं, बात जो साफ है साफ है, नियत साफ होनी चाहिए जी। तो मुझे कुछ ऐतराज है क्या? किसी को ऐतराज है क्या? किसी ने रोका है क्या? कोर्ट का डिसीजन सबने माना नहीं, है। होता क्या है कि सबने माना जी बिल्कुल माना है, उसमें आप डाइवर्ट हो जाएंगे, लेकिन जी। कोर्ट का डिसीजन मानेंगे, सबने कहा, कोर्ट का डिसीजन सबने माना, उसमें किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन जब वो इशू चरम पर था तब भी इस तरह की कम्युनिस्ट नहीं हुई थी जैसी आज हो रही है। तो इसलिए जो आपने कहा कि विकास करके क्यों हार गए, तो विकास करके इसीलिए हार गए। लेकिन लोगों ने देखिए 5 साल में जब बदलाव आया तो वो सरकार जिसको रिपीट होना चाहिए था अपने काम के बल पर, काम पे रिपीट नहीं हो पाई, वो शासन पे रिपीट नहीं हुई, वो आखिरी में 3 महीने राशन बांट के राशन पे रिपीट हुई, शासन पे कहाँ रिपीट हुए। और तब भी 75 सीटें हैं हमारी बढ़ी हैं, उनकी घटी जब उन्होंने 3 महीने बकायदा राशन बांट दिया। और शासन में अगर ताकत होती तो शासन के बल पे आ जाते, लेकिन शासन में नहीं। आज भी उनका वोट परसेंट 41 ही है, बी अवेयर, अभी भी 41 है, दे आर नॉट 80%। जबकि जो आपने सनातन धर्म की बात कही, इसकी परसेंटेज तो 70-75 होगा, तो उनका वोट अभी 41% है। तो बांट के सबको नहीं बांट पाए, अभी इस तरह का अभी नहीं हुआ कि सब लोग बट गए, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का मैल इंटेंशन उन्होंने पैदा किया है विद देयर कारपोरेट मैनेजमेंट एंड मीडिया मैनेजमेंट। तो है दौर है, लेकिन दौर घट रहा है और लगातार जब बेरोजगारी की मार बढ़ रही है, महंगाई की मार बढ़ रही है, ये अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, गवर्नमेंट का विजन क्लियर नहीं है, तो ऐसे में धीरे धीरे लोग खिलाफ हो रहे हैं। और थोड़ा सा बचा है, 3% का खेल बचा है, केवल 3% लोग और खिलाफ हो जाएंगे तो सरकार पलट जाएगी। तो एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट आती है, क्या राजनीतिक दबाव या महत्वाकांक्षा इतनी, मैं सभी पार्टियों को लेकर कह रहा हूं, जहां पर कार्यकर्ता किसी भी बात पर टिप्पणी करने से पहले सोचता नहीं है और जिसका खामियाजा बाद में सरकारों को या पार्टियों को भुगतना पड़ता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं कोई विधायक या कोई मंत्री ऐसी कोई टिप्पणी कर देता है जो उसकी पार्टी के खिलाफ चली जाती है। तो क्या लोगों को इस चीज से नहीं बचना चाहिए? अभी मैं आप किस चीज को ध्यान रख के कह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरा जो वक्तव्य है वो कभी कभी किसी के राजनीतिक मन में असल भाव अंतर्मन भी ऊपर आ जाता है। जो आपके कार्यक्रम का नाम है अंतर्मन, तो कोई अंतर्मन भी होता है, कोई कर देता है टिप्पणी अंतर्मन की आवाज पर। अंतर्मन की आवाज हमेशा दूसरी पार्टी के लिए क्यों, कह रहे हैं खुद की पार्टी के लिए क्यों नहीं? नहीं तो होता है अभी मान लीजिए, क्योंकि अंतर्मन में पक्षपात नहीं होता। पचौरी जी ने कह दिया पुलिस गलत कर रही है, इरफान सोलंकी गलत फंसाया गया है, तो उनका अंतर्मन में आ गई बात और उन्होंने कह दी। और फिर वो धीरे धीरे उनका अंतर्मन पे ये जो पॉलिटिकल मन हावी हुआ तो धीरे धीरे थोड़ा बैक होते चले गए। तो जब अंतर्मन हावी हुआ तो उसने कह दी बात। तो ये लोग कभी जब हावी होता है अंतर्मन तो लोग कहते हैं। तो आपका ये मानना है कि पचौरी जी ने अपना स्टेटमेंट वापस लिया और राजनीतिक पार्टी के दबाव की वजह से वापस लिया? थोड़ा उनका प्रेशर, पार्टी का प्रेशर तो होना, जैसे उनकी पार्टी कॉर्पोरेट पार्टी है, कॉर्पोरेट हाउस है, वो केवल 2 लोगों का दबाव वहाँ पर। और कौन है वहाँ पर? बोले मोदी जी के नाम पर जीत के आए हैं, आप योगी जी के नाम पर जीत के आए हैं, ये तो चल रहा है वहाँ पर, और क्या चल रहा है? तो वहाँ एमपी मेरे नहीं है, केवल कॉर्पोरेट हाउस है, और कॉर्पोरेट हाउस पार्टी तो इसलिए उनको कहीं लेना पड़ेगा वापस। अब जैसे आपने अपने साथी विधायक का जिक्र करा, इरफान सोलंकी वाला जो मामला इस वक्त कानपुर में बहुत गर्मजोशी से चर्चा में है, उस पर मैं एक जो चीज मुझे निकल करके आ रही जो जानना चाहूंगा, ये जो बांग्लादेशी वाला मसला है, जो पर्टिकुलरली एक सर्टिफिकेट जो सर्टिफाई करा गया, क्या इसको ये लापरवाही नहीं थी? क्या ये विधायक को ये करना चाहिए हर घर जाके चेक करें? नहीं, लेकिन आप मेरे पास आइए जी, मैं पत्रकार हूँ, मेरा ये एड्रेस आप वेरीफाई कर दिए तो मैं क्या घर जाके चेक करूँगा? तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं, गवर्नमेंट लेगी। और कौन लेगा? नहीं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कैसे बनती है? किसकी? आधार कार्ड कौन बनाता है? जब विधायक, आप क्या भाई, you have said कि go to these and these people and get your form attested. We are not verifying.
मेरा कोई स्टाफ नहीं वेरीफाई करने का। ये बात ध्यान देने वाली है कि इनका विधायक जी का ये कहना है, वेरीफाई करता पुलिस, वेरीफाई करती तहसील, और वेरीफाई करना कल आधार कार्ड डिपार्टमेंट स्वयं। आप करेक्शन केस में आपने क्यों बनाया सिस्टम गो टू एनएमएलए? नहीं, बट इसके लिए तो पल्ला झाड़ने वाली बात हुई कि हाँ ठीक है यार, हमसे गलती हो गई, इसको स्वीकार लेना ज्यादा बेटर नहीं होगा? होगी गलती रोज होगी हमारे यहाँ। नहीं, मेरा ये कहना है कि इसको स्वीकार के करेक्ट करने वाली बात नहीं है। होगी इस तरीके की। We don't have any staff, मुझे खुद करना होता है। नहीं, लोग पर डे नहीं, मैं कैसे आप I totally agree। आपसे क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, I totally agree on this part। मैं सेम ही कि ये मेरा फॉर्मेट छपा रखा है जी, इसमें लिखा है, प्रमाणित करता किया जाता है कि ये इनको मैं जानता हूँ, ये लिखना है, दिस इज गवर्नमेंट लैंग्वेज, ठीक है। लिखा है। अब मैं आपने कहा भाई मुझको ये आप अपना वेरीफाई कर दीजिए मेरा एड्रेस, तो मैं क्या करूँ, आप घर चलूँ क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं मान लिया, बताइए, मैं माना इस चीज के लिए, मैं इस बात को घर जाकर क्या जान जाऊंगा? अब मैं उसी पर पूछूं, नहीं, उसमें पार्षद का भी एक रोल है ना, क्योंकि अल्टीमेटली वो पार्षद ही वहां पर जो मन्नू रहमान पार्षद थे। झूठी कहानी है, पुलिस की झूठी कहानी, कोई रोल। आप ये बात, वी आर नॉट लायबल। आप ये कह रहे हैं कि मन्नू रहमान वहां पर इरफान के पास लेके नहीं गए? वी आर नॉट लायबल फॉर दिस, इज अ नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर्मेलिटी, इसको गवर्नमेंट वापस ले ले। हम क्या हैं, आप डेफिनेशन पाइए, हम क्या हैं? नहीं, आप जनप्रतिनिधि हैं। नहीं, आप क्या पद है मेरा? आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। क्या लेजिस्लेटिव असेंबली काम एड्रेस वेरीफाई करना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, फिर बिल्कुल नहीं होता है। हमारा काम क्या होता है? लेकिन जब एक जनप्रतिनिधि अल्टीमेटली है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ना। आप मुझे बताएं ना क्या काम होता है लेजिस्लेटिव असेंबली? देखिए, डेवलपमेंट पॉलिसीज को लेकर के आना, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के आना, अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करना। लेजिस्लेचर एग्जैक्टली, कानून बनाने की संस्था है, हम उसके हम मेंबर हैं, पब्लिक से चुन के इसलिए जाते हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग तरह के लोग, ताकि सब तरह के लोगों की बातें कानून बनाने के दौरान आ जाएं। हमारा बेसिक काम कानून बनाना है, ठीक है। फिर अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के विजन को रखना है। क्या वी आर देयर टू अटेस्ट फॉर्म्स? नहीं, यू आर नॉट देयर टू अटेस्ट फॉर्म्स, आई एग्री ऑन दैट। तो इन सारी पॉलिसीज को करेक्ट करना चाहिए। गलत प्रोसीजर डाला पहले, और फिर उसको नहीं, ये प्रोसीजर किसने डाला? विधायक किसी को भारत का नागरिक नहीं बना सकता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये अच्छा, आज इरफान सोलंकी में सारी गलतियां निकल रही हैं, इसके पहले 4 विधायक नहीं निकली, तो निकाली जा रही है, निकल रही हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आज की गवर्नमेंट जो है वो मिसलीड कर रही है? अगला पाकिस्तानी आ जाएगा। मेरे क्षेत्र में भी एक चाइनीज फैमिली है, उनको शादी में बुलाया था, मैं गया था, तो उसका कहते चाइनीज को हमने वेरीफाई कर दिया था, शादी में फोटो भी खिंचाई, फेसबुक डाली भी है, और 8 पीढ़ी से रहती है फैमिली। और जो ये पासपोर्ट्स मिले हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके पासपोर्ट मिले जो अभी मीडिया में चल रहा है आज की डेट में? मैं किसी के पासपोर्ट मैं वेरीफाई करने वाला कोई नहीं। आप 20 साल से गुजारा, आप तो इन सारे कागजों का आधार तो कहीं ना कहीं वो एक सर्टिफिकेट बना। क्या करती है? आज किसने पकड़ा? आज किसने पकड़ा? पुलिस ने नहीं पकड़ा। ये जो सर्टिफिकेट्स इशू हुए थे, जो पासपोर्ट्स वगैरह इशू हुए हैं, ये समाजवादी पार्टी सरकार में इशू हुए। पासपोर्ट सरकार इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सरकार नहीं करती। उस टाइम पर जो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह जो हुआ था, गाइड करती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करती है। नहीं, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ, गलत है आपके। नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स इशू हुए थे वो तो पर्टिकुलर सरकार के। तो आप भाजपा सरकार पकड़े गए, भाजपा सरकार के कागज माने जाएंगे? नहीं, बिल्कुल। दोष आज पासपोर्ट बना था भाजपा सरकार, दोष भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव का होगा और उससे भी प्रश्न करे जाएंगे। जानकारी नहीं, आपका प्रश्न करने का जो ये दायरा है, ये आपका सीमा से बाहर है। आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए किससे क्या प्रश्न करना है। पासपोर्ट कैसे बनेगा, इसका आप एमएलए से प्रश्न नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, प्रश्न करेंगे नहीं करेंगे। किसी का वेरिफिकेशन कैसे होगा, ये पुलिस तय करेगी। नहीं, मैं डॉक्यूमेंट से बात कर रहा हूं। करेगी। ये हमारे पास, मेरे ऑफिस में जो आएगा, जिस कागज को लेके आएगा, उस कागज को हम साइन जो कर देंगे। अगर मैं मना करूंगा, रोज 200 लोग मना करूंगा, 5 साल में मेरा कौन बचेगा? ठीक है, मैं अगर नहीं वेरीफाई करूंगा, जी जी, मैं किसी घर जाके वेरीफाई करूं, ऐसा उम्मीद आप मुझसे नहीं कर सकते। नहीं करना चाहिए। मैं अग्री कर रहा हूँ। नहीं कर सकते, कर सकते ही नहीं आप। मैं इस बात पे आपसे अग्री कर रहा हूँ। कुछ सरकारी, मेरे पास स्टाफ तो है नहीं जो जाके वेरीफाई करता हो। एसडीएम तक के इतना स्टाफ, मेरे पास कौन स्टाफ होता है? ना कोई ऑफिस होता है। हम तो पर्सन है। पर्सन इज फॉर विजन, फॉर डिसीजन, ठीक है, नॉट फॉर वेरिफिकेशन। तो वो सिस्टम ही पूरा गलत। तो मैं चाहूंगा कि ये बात आप हमारी जो है जनता से कहें। मैं कह तो रहा हूं एग्जैक्टली जो आप कहना चाहते हैं। नॉट देयर फॉर वेरिफिकेशन, एमएलएज आर देयर टू गिव देयर विजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। एमएलएज आर देयर टू गिव देयर ओपिनियन ऑन द लेजिस्लेचर। जो कानून जनता के लिए बनते हैं। ये वेरिफिकेशन पुलिस का काम हो सकता है, ये वेरिफिकेशन तहसील का काम हो सकता है, वेरिफिकेशन आधार कार्ड डिपार्टमेंट का काम हो सकता है। इसमें एमएलए का कोई काम होना चाहिए, जिसको हम पहले भी कहते रहे। अब जो लोग आते हैं रोज ऑफिस पे 100-200 लोग पर डे आते हैं, और जाने कहाँ से आते हैं। कोई इलाज के लिए वेरीफाई कराता है, कोई पढ़ाई के लिए कराता है, कोई एड्रेस के लिए कराता है। क्या सबको वेरीफाई करने जाएंगे क्या? मेरे ऑफिस पर जो आएगा वो अपनी उम्मीद पूरी करके ही जाएगा। उसमें नुकसान होता हो तो नुकसान हो, जेल जाना हो तो जेल जाना हो, लेकिन जो मेरे ऑफिस आएगा अपनी उम्मीद पूरी करके।
ये जो विधायक जी ने स्टेटमेंट अभी दिया है, इस बात को सुन करके ये निर्णय जनता को लेना है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है चीजों से, कि मीडिया या फिर आप लोग सोशल मीडिया पे जो देख रहे हैं, जो भी चीजें, या जो अक्सर ऐसा होता है कि मनगढ़ंत बातें बहुत सारी करी जाती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को लेकर के हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई विधायक, कोई जनप्रतिनिधि कोई ऐसी बात कह रहा है जो सही है और आपको लगता है सही है, तो ये निर्णय आपको करना है कि आपको किस प्रकार की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ना है। मेरा एक करंट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा विधायक जी, कानपुर शहर की बात करें तो आज की डेट में ये जो फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे विधायक डिफरेंट पार्टीज के वो इस एक जगह पे, प्लेटफॉर्म पे आकर के बैठें और ये डिस्कस करें कि यार ये जो फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं किसी तरीके से चालू करें, जिनसे यहाँ जो बात कर रहे हैं टैफको बिक चुकी हैं, बिकने वाली। अमित शाह है ना, क्यों परेशान है आप? अमित शाह जी सब चला ले। नहीं, मैं उस चीज में नहीं जाना चाहूंगा। नहीं, मैं उस चीज में सोसाइटी किसने ले ली? अब जब ये फैक्ट्रियां सब बिक चुकी हैं, बिकने वाली, ये विधायक के स्तर के ऊपर का मामला है। जब आपका रेलवे बचा नहीं पाया जी, हम एयरपोर्ट बचा नहीं पाए, हमारी डिफेंस की फैक्ट्रियां सारी की सारी बिक गई, ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड का बोर्ड लग गया, सारी डिफेंस कॉरिडोर की लैंड एक अडानी को दे दी गई। ऐसे माहौल पर कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो केवल आप इमोशनल बात कर रहे हो। नहीं, इमोशनल इसलिए क्योंकि ये कनेक्टिविटी हमारी और आपकी है शहर से। चिल्ला सकते हैं, एक दिन बयान दे सकते हैं, लेकिन हम पानी पर जूझे कि इस वही हम पानी उपलब्ध नहीं करा पाए। ये सब फैक्ट्रियां तो बिक चुकी हैं या बिकने वाली हैं। खरीदार तय है, हिंदुस्तान के अंदर 2 बड़े खरीदार हर चीज के हैं और काम जारी। एलएनगंज वाली जो सोसाइटी थी, जो टेफको कॉलोनी थी, वो तो बिक चुकी है। वो किसने ली है आपको पता? मुझे पता नहीं। नहीं, मुझे नहीं पता, इसलिए नाम हवाओं में सुनते, लेकिन मैं ऐसे कह दूं ठीक नहीं, लेकिन कोई है बड़ा ही आदमी भारतीय जनता पार्टी का, तो वो लोग ले लेंगे। वो खरीदने घूम रहे हैं, आप कभी चालू कराओ। कौन चालू कर? लाल इमली के बाहर उन्होंने लाइट लगा दी सजाने के लिए, अंदर उनकी तनख्वाह नहीं थी स्टाफ की। अब कह रहे म्यूजियम बना देंगे, तो कुछ भी कह देंगे। लेकिन चूंकि ये सेंट्रल इशू होता था, अटल जी जब आते थे, मुझे याद है, छोटे थे हम लोग, भाषण सुनने गए थे एक बार, उन्होंने कहा था कानपुर चिमनियों से धुआं निकलेगा। धुआं तो निकला नहीं। जब मेरी ऑनर्स फैक्ट्री बिक गई, एयरपोर्ट हमारा स्टेशन बिक गया, तो क्या बचा हमारे पास? पूरा डिफेंस कॉरिडोर बता दो, पूरी 500 एकड़ जगह दे दी गई फ्री में अडानी जी को, जाने क्या लगाएंगे? वो उसके ये इशू, इसके लिए आपको बड़े परिवर्तन लाने पड़ेंगे। अच्छा, अभी जैसे आप जो है, जैसे आप विपक्ष में हैं इसमें, और जब आपको कोई बात अपनी कहनी होती है, कुछ तो आप विधानसभा में कहते हैं, जो आज की करंट डेट पे मुख्यमंत्री जी हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तो उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप क्या पर्सनल उनसे अगर टाइम मांगते तो वो देते हैं आप लोगों को? मांगते भी नहीं, हमने कहीं मिलने की कोशिश भी नहीं करी। कानपुर में जब आते हैं, जब मिलने की कोशिश करी तो पुलिस बैठा देते हैं हमारे घर के बाहर, तो कितनी फोर्स बढ़ा देते हैं। तो कभी कानपुर कैसी नौबत उन्होंने आने नहीं दी। तो फर्स्ट मीटिंग मुझे याद है केडीएम हुई थी, मैं गया था फर्स्ट मीटिंग जब सीएम बनने के बाद। तो उसमें मैंने सारे जो उस समय पहली मीटिंग थी, तो मैंने सारे जो सपा ने 40 काम करीब किए थे, उसमें कुछ पूरे हो गए थे, कुछ अधूरे थे। मैंने उनकी लिस्ट दी थी क्योंकि सर ये काम पूरे हो चुके हैं, ये काम अधूरे, इनको आप प्लीज जारी रखना। तो उसके बाद से आकर उन्होंने शक्ल नहीं देखी। हाउस चलता नहीं, 6.5 घंटे में विंटर सेशन खत्म हो गया, जिसमें 1.25 घंटा मुख्यमंत्री जी बोल गए, 1 घंटा स्थगन बना रहा, 4 घंटे में 1.5 घंटा क्वेश्चन आवर भी हो गया, तो 6.5 घंटे में सेशन खत्म हो गया। तो वहां तो बोलने नहीं देते, और कानपुर जब आते तो मेरे घर के बाहर इतनी पुलिस लगा देते कि आप जा नहीं सकते। तो ये मुख्यमंत्री कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे मिलकर, जिनका विजन ही नहीं है। अगर उनका विजन कोई हो तो हमको बताओ कि कानपुर में उन्होंने क्या विजन किया, कोई एक बात बताओ हमको। भाई 10 बार आए होंगे, तो आप एज ए पत्रकार आप मुझको बताओ कि कानपुर में उन्होंने क्या विजन किया, क्या विजन की बात उन्होंने कानपुर के लिए बताई। मैं एक चीज तो जनता से, विजन नहीं है, उनकी मिलने की इच्छा नहीं है, तो मिलने की इच्छा हमारी भी नहीं है। हम भी उसी 3% के बदलाव को इंतजार कर रहे हैं कि बदलाव निश्चित रूप से आएगा। इस बार भी आ गया था, बदलाव तो आ ही गया था। केवल राशन ने बचा दिया है, शासन ने नहीं बचाया। फिर कह रहा हूँ, राशन ने बचा दिया है। कब तक बचा लोगे? जनता में भारी बगावत है। एक दिन ऐसा सड़कों पर लोग आएंगे और इसका परिणाम आपको भी नगर निकाय में दिखेगा, उसके आने वाले लोकसभा के चुनाव में इसका परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा। राशन का बांटा जाना गलत है या राशन को बांटने के पीछे की मानसिकता गलत है? टाइमिंग गलत है। जब जरूरत थी लोगों को कोविड में, तब तो लोग लाइन में लग करके दानवीरों से ले रहे थे, तब सरकार सो रही थी। जब सब पूरा हो गया, तब उन्होंने चुनाव जब आया 3 महीने पहले उन्होंने राशन शुरू कर दिया, 3 महीने पहले से 3 महीने बाद तक। उसकी टाइमिंग गलत है, नियत गलत है। योजना अच्छी, हमेशा गरीबों को राशन दीजिए, कौन मना कर रहा है? पढ़ाई मुफ्त करिए, बिजली मुफ्त करिए, कौन मना कर रहा है? सरकार से मैं एक बात कहना चाहूंगा, किसी की भी सरकार हो जो सत्ता में है, उसको जैसे विधायक जी की एक समस्या इन्होंने बताई, शिकायत कहीं ना कहीं है कि जब ये मुख्यमंत्री जी कानपुर शहर में आते हैं तो इनके घर के बाहर पुलिस पहरा देने के लिए बैठा दी जाती है। सवाल ये उठता है कि एक जनप्रतिनिधि अगर
चाह रहा है कि वो अपने राज्य के मुख्यमंत्री से मिले, अपनी बात वहां तक पहुंचाए, अपने क्षेत्र की जनता की बात वहां तक पहुंचाए। तो आखिर वो कौन लोग हैं जो इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होने देना चाहते हैं? भाई अल्टीमेटली ठीक है, विधायक किसी और पार्टी का हो सकता है, लेकिन है तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रदेश का ही एक जनप्रतिनिधि, आप ही की जनता का एक जनप्रतिनिधि। तो सरकारों को कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान देना चाहिए। पक्ष और विपक्ष ये इसको विधानसभा के अंदर ही रखें, चुनाव तक ही रखें, लेकिन जब बात जनता की डेवलपमेंट की आती है तो मेरे हिसाब से विधायकों को मौका देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसे लोगों की बातों में ना आए जो लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें करके जाते हैं जिससे जनता के बीच में गलत मैसेज जाता है। विधायक जी, मैंने आपका बहुत समय लिया, मुझे यही पता है कि आपको लेट भी हो रहा है, ठीक है, तो मैं बस आपसे आज्ञा चाहूंगा इस चीज के लिए। मैं चाहूंगा एक संदेश कानपुर शहर को और जो आज का युवा राजनीति की तरफ है उसको प्लीज आप अपना एक स्टेटमेंट दें। सोच समझ के बढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी अपने साथियों से मैं कहूंगा कि अपनी अकल लगाओ, दिखावे पर मत जाओ। आप सोचो कि आपका भला किसमें है, आपके आने वाला भविष्य किसमें सुरक्षित है, अपनी आने वाली पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं। हमारी जो तहजीब रही है, गंगा जमुनी तहजीब, जिसमें हम लोग बड़े शिक्षक विद्यार्थी मौलाना हसन मोहानी का नाम एक साथ लेकर के गर्व महसूस करते हैं, हम कहीं उसके खिलाफ तो नहीं हो गए हैं। हमारा संदेश यही है कि आपस में प्यार से, भाईचारे से मिल करके रहें, एक दूसरे की मदद करें और इसी तरह से हम लोग विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। बी पॉजिटिव। तो गपशप विद विनीत में आज के इस एपिसोड में, अंतर्मन के एपिसोड में हमारे साथ में अमिताभ बाजपेयी जी थे। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है हमारा चैनल ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, देखें। अगली बार किसी और मशहूर हस्ती के साथ में। आप सबका हमारा ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।